वेलकम टू एमडी मंत्रा। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए सीडीपी के 30 टॉप मोस्ट क्वेश्चंस। इस संपूर्ण सीडीपी का निचोड़ है, इससे ऊपर कुछ नहीं है, क्योंकि इतने बेहतरीन क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो लगातार एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिन लोगों। तो चलिए हम पहले सवाल की तरफ चलते हैं। महारत उन्मुख शिक्षार्थी आमतौर पर सफलता का श्रेय को देते हैं और असफलता का श्रेय को देते हैं। यानी कि जो महारत उन्मुख शिक्षार्थी हैं वो सफलता का श्रेय उन्होंने अगर मेहनत की है, कोशिश की है तो उसको देते हैं, और असफलता का श्रेय अपर्याप्त कोशिश को देते हैं। तो हम ऑप्शन ढूंढ लेते हैं इसमें, योग्यता, अच्छी किस्मत और निम्न योग्यता। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 योग्यता और अच्छी किस्मत, कार्य कठिनाई, ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अच्छी किस्मत को नहीं देना चाहिए। योग्यता और कोशिश, खराब किस्मत, इसको भी नहीं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? योग्यता और कोशिश, अपर्याप्त कोशिश। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे प्याजे के यहाँ से आया है। प्याजे का जो टॉपिक है वहाँ से आया है। अभिकथन, शिक्षक द्वारा प्रदान किया गया अवलंबन को हम पाड़ या मचान भी कहते हैं। बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालता है? नहीं। बच्चों को पाएगोसी ने दिया था, बच्चों को जब पाड़ दी जाती है तो बच्चे को एक मदद मिल जाती है जिससे उसका लेवल बढ़ जाता है और वो अच्छे से शिक्षा प्राप्त कर पाता है। तो इसका मतलब ये हमारा अभिकथन ए क्या है? गलत हो जाएगा। अभिकथन ए गलत हो जाएगा। लैब वाइस्कोसी ने प्रस्तावित किया, बच्चे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण कार्य करके और उसमें हेरफेर करके सीखते नहीं, हेरफेर करके नहीं, सामाजिक अंत्यक्रिया से सीखते हैं। सामाजिक अंत्यक्रिया से सीखते हैं। तो ये दोनों ए और आर दोनों गलत हो जाएंगे। तो हम अपना ऑप्शन ढूंढ लेते हैं। ए आर दोनों सही है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ए आर दोनों सही है लेकिन ए आर की व्याख्या नहीं करता, ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ए सही और आर गलत है, नहीं, ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और एक कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर जाना, क्योंकि मैं आपको एक इतना वैल्यूएबल कंटेंट दे रहा हूँ वो आपको कहीं पर भी इस तरह का कंटेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं इतने टॉप मोस्ट सीडीपी के क्वेश्चंस लेकर आया हूँ आपके लिए कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ, आपने अगर इन सीडीपी के 30 क्वेश्चंस को कर लिया तो आप मेन एग्ज़ाम में जो सीटीईटी जो फेब 2026 हो रहा है उसमें आप बहुत ही अच्छा स्कोर सीडीपी में कर पाएंगे। तो हम चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अभिकथन, शिक्षकों को छात्रों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और अधिगम की प्राथमिक जिम्मेदारी उन्हीं पर डालनी चाहिए। यानी कि शिक्षकों को छात्रों से दूरी बनाकर रखनी है और प्राथमिक जिम्मेदारी उन्हीं पर डालनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। टीचरों को बच्चों के पास रहना है और जो अधिगम की जिम्मेदारी है खुद लेनी है और बच्चों को सिखाना है। तो ये अभिकथन हमारा गलत हो जाएगा। अधिगम एक लोकतांत्रिक वातावरण के बजाय एक आधिकारिक वातावरण में प्रभावी ढंग से होता है। तो आर हमारा सही हो जाएगा। आर क्या है हमारा? ये एक आधिकारिक, लोकतांत्रिक होता तो हमारा ये सही होता, लेकिन एक आधिकारिक है तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ये हमारा गलत है। इनके ए और आर दोनों गलत हैं। ए आर दोनों सही हैं तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए आर की व्याख्या नहीं करता, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ए सही लेकिन आर गलत है, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए और आर दोनों सही हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विकास के संदर्भ में एक समय सीमा जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणाओं के प्रति परिवर्तित संवेदनशीलता रखता है। क्या? संवेदनशीलता रखता है, जिससे वह कुशल तरीके से कार्य करने के लिए विशेष कौशल विकसित कर सके, वह विकास की कहलाई जाती है। क्या कहलाई जाती है? कूटलेखन, एनकोडिंग पीरियड, प्रोत्साहन अवधि, इनेटिव पीरियड या उत्प्रेरणा अवधि। तो ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा चुनौतीपूर्ण अवधि, क्रिटिकल पीरियड। जिसमें वो संवेदनशील रहता है वो क्रिटिकल पीरियड कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 देख रहा है वैकल्य, लेखन वैकल्य यानी कि डिस्ग्राफिया की विशेषता है। डिस्ग्राफ की क्या विशेषता है? मैंने आपको अपनी सीडीपी की जो महामैराथन कराई थी उसमें आपको बताया था, यानी कि डिसलेक्सिया होगा तो ये हमारा पठन वैकल्य होगा। क्या होगा? ये हमारा पठन विकार होगा। क्या होगा? पठन विकार होगा। और डिस्ग्राफिया को मैंने बताया था आपको, ये लेखन विकार होगा।
लेखन विकार होगा तो हम ऑप्शन ढूंढ लेते हैं। पढ़ने के प्रभाव में तो ये डिसलेक्सिया हो जाएगा। दोहराकर रिपीटेटिव बिहेवियर ये अलग होता है। विलंबित गति कौशल, डिले मोटर स्किल्स, ये ADHD में आता है। डिस्फेजिया जो होता है वो होता है लिखित कार्य चुनौती। ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 6th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अब मैं डेली आपके लिए ऐसे ही प्रैक्टिस सेट जो बहुत ही टॉप मोस्ट क्वेश्चन उसमें लेकर आऊँगा। CDP के, EBS के, मैथमेटिक्स के, कंटेंट और पेडागोजी दोनों के लेकर आऊँगा। आपकी तैयारी को बहुत चार चांद लगाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग ने तर्क दिया था कि नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है। हाँ, ये बात सही है। उन्होंने कहा था नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है। उन्होंने 3 स्टेजेस दी थी, प्री कॉन्वेंशनल, कॉन्वेंशनल और पोस्ट कॉन्वेंशनल। ये स्टेजेस 3 लेवल दिए थे, फिर उसके 6 स्टेजेस दी थी। तो नैतिक क्रम में ये ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। बच्चे जब अनुभव करते हैं तो वो बेहतर रूप से सीखते हैं। प्रदर्शन करने के उच्च स्तर की चिंता करना नहीं। अधिगम की व्यवस्था नहीं होती है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। गति के दौरान निम्न स्तर की सतर्कता नहीं है। बच्चे को एक्टिव होना है। सीखने के लिए मध्यम स्तर का उत्साह होना चाहिए। मॉडरेट लेवल ऑफ एक्साइटमेंट टू लर्न, ये ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्या देख रखा है इसमें? निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के समीप दूराभिमुख पिरामिडल सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है? मोतियों के धागे में पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करेंगे। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि बच्चा जब जैसे जैसे अपना बच्चे का विकास होता है तो पहले वो अपने पूरे हाथ को हिलाता है, फिर पूरी पाँव को पहले अपनी पाँव को हिलाता है, फिर अपने हाथ को हिलाता है, उसके बाद में अपनी वो उंगलियों को हिलाता है, किसी चीज़ को अच्छे से पकड़ने लगता है। तो यानी कि मोटर स्किल से फाइन मोटर स्किल की तरफ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं। क्योंकि वे आत्मकेंद्रित होते हैं। ईगोसेंट्रिज्म की बात तो प्याजे ने की थी, क्योंकि वे सोच अतार्किक होती है या विचार और आत्म नियम के सहायता के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 क्या है? आत्म सुदृढ़ीकरण प्रदान करने के लिए जब वयस्क उन्हें अनदेखा कर रहे हैं। तो इसका हमारा आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इनका हमारा ऑप्शन हो जाएगा विचार व आत्म नियम की सहायता के लिए बच्चे इसमें करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम 10वां क्वेश्चन क्या है हमारा? वाइगोत्स्की के सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अवलंबन स्कैफोल्डिंग का उदाहरण है, यानी कि पाड़ का उदाहरण है? दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना, और आप बताना कि मैं किस टॉपिक पर, यानी कि किस सब्जेक्ट किस टॉपिक पर। तो एक छात्र पढ़ने का कार्य देना और उन्हें स्वतंत्र रूप से बालकों के जवाब देने के लिए कहना, या फिर एक छात्र को एक कौशल प्रदर्शन करना और फिर उसे दम से महारत हासिल कराना, या फिर ऑप्शन नंबर 3 क्या देखा? किसी कार्य को छोटे कारणों तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना, या फिर अभिप्रेरणा के रूप में एक छात्र को उनके काम के लिए श्रेणी प्रदान करना, यानी कि सहायता प्रदान करना। सहायता का मतलब ही पाड़ होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बाहरी अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? यानी कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है, तो ये तो इंटरनल अभिप्रेरणा होती है। तो ये तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन गलत हो जाएगा। अभिप्रेरणा जो आंतरिक कारकों से आती है, ये भी हमारा इंटरनल हो जाएगा। अभिप्रेरणा जो वातावरणीय परिणामों से आती है, इनके बाहरी परिवेश से आती है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे उस सामाजिक संस्कृति संदर्भ से बहुत प्रभावित होते हैं जिसमें वे बड़े होते हैं, या फिर संसार में खाली प्लेट और कोरी पट्टी के रूप में आते हैं, अनियंत्रित पैदा होते हैं और उन्हें सामाजिक होने की आवश्यकता होती है, इस दुनिया में आनुवंशिक कोड के साथ आते हैं क्योंकि ये नियत करते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? उस सामाजिक संस्कृति
सांस्कृतिक संदर्भ से बहुत प्रभावित होते हैं जिसमें वे बड़े होते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अभिकथन 5-6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ठीक से और रेखाओं के भीतर लिखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। कारण क्या है? बच्चे 5 साल के गतिक कौशल यानी कि फाइन मोटर स्किल बेहतर नियंत्रण प्राप्त करते हैं। 5-6 साल में बेहतर नियंत्रण प्राप्त करते हैं। तो ए और आर दोनों सही है। तो ये क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या करता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कोलबर्ग ने नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति की नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से इस मानसिकता पर निर्भर करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो इसके हमारे 3 लेवल हैं। पहला लेवल तो ये है, दूसरा लेवल ये है और तीसरा लेवल ये है। अब पहला जो लेवल है उसमें तो आता है हमारा पनिशमेंट एंड ओबिडेंस, फर्स्ट स्टेज। दूसरी स्टेज आती है लेकिन कन्वेंशनल स्टेज में अच्छा लड़का या अच्छी लड़की, ये ही हम सोचते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अच्छा लड़का अच्छी लड़की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? अभिकथन एक समावेशी कक्षा में छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षकों को मल्टी संवेदी सामग्री का उपयोग करना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो अभिकथन तो हमारा सही हो जाएगा। कारण समावेशी कक्षाओं में पाठ्यचर्या सामग्री को मानकीकरण स्टैंडर्डाइज के साथ साथ मूल्यांकन रणनीतियों को भी मानकीकरण अपनाना चाहिए। मानकीकरण अगर कहीं भी आएगा तो ये हमारा नेगेटिव टैग वर्ड है, यानी कि स्टैंडर्डाइज नहीं करना है। तो हमारा ए सही और आर गलत हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ए आर दोनों सही है लेकिन ए आर की व्याख्या नहीं करता, ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। लेकिन ए सही और आर गलत है तो ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 16 कहता है बच्चे अक्सर अपने आसपास की घटनाओं की अपनी व्याख्या लेकर आते हैं। बारिश क्यों होती है ये पूछे जाने पर सिया कहती है भगवान अपने कांधों पर पानी की बाल्टियाँ डोलकर थक चुके थे। ऐसी व्याख्या साबित करता है कि बच्चे सोच वयस्कों की तुलना में मात्रात्मक रूप से बहुत कम होती है। ऐसी तो बात नहीं है, लेकिन संकेत देती है कि बच्चों अपनी संस्कृति परिवेश के अनुकूल सहज समझ होती है जिससे वे घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा सही हो जाएगा। और चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का किस प्रकार वर्णन किया? पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का किस प्रकार वर्णन किया? 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरणों में। हाँ जी, 4 चरण दिए। पहली स्टेज थी इनकी, क्या थी पहली स्टेज? सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरी क्या थी मेरी? पहली थी हमारी सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरी थी कॉन्क्रीट मोटर स्टेज, तीसरी थी हमारी तीसरी थी हमारी अमूर्त और चौथी थी फॉर्मल। ये चारों स्टेजेस थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 अभिकथन शिक्षिका को अपनी कक्षा के लड़कों को खेलों के लिए भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। वह लड़कियों को कला अंकरण कार्य देने चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। वो बच्चे स्वतंत्र होने चाहिए, लड़का हो या लड़की दोनों को स्वतंत्र, वो किसी भी कार्य में भाग ले सकते हैं। बच्चे मुख्य रूप से अंतर्निहित जैविक भिन्नताओं के कारण जेंडर भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। तो इनके ए गलत और आर सही है। ए गलत और आर हमारा हो जाएगा कि ए और आर दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? शिक्षकों को ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार ADHD से जूझ रहे छात्रों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते समय से बचना चाहिए। आवश्यकताओं को ध्यान रखने से क्या बचना चाहिए? कार्य
को छोटे, आसानी और प्रबंधनीय भागों में तोड़ने चाहिए, या बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करना चाहिए, या विकर्षण और शोर करने यानी कि विकर्षण और शोर करने से बचना चाहिए, ऐसे छात्र अगर हैं तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? गति संवेदी शिक्षार्थी एक काइनेस्थेटिक लर्नर के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं, करने और चलने फिरने से, सुनने से, देखने से, छूने से। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा पहला, करने और फिरने से। अब क्वेश्चन नंबर 21 आता है, विद्यालय में खेलने के समय ऋषभ एक 7 वर्षीय लड़के ने खेलने के लिए गुड़िया उठाई। उसके कुछ साथियों ने उसकी इस पसंद को खिलौने के लिए उसका मजाक उड़ाया। एक शिक्षक जो अपने शिक्षार्थियों को लैंगिक भूमिका के संदर्भ में लचीलापन विकसित करना चाहता है, तो वो इस निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया देनी चाहिए, उसे कौन सी प्रतिक्रिया देगा? ऋषभ को गुड़िया के साथ खेलने देना चाहिए और दूसरे बच्चों से कहना चाहिए कि वे अपनी पसंद का कोई खिलौना चुन सकते हैं। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, लेकिन हम इसमें और ऑप्शन भी देख सकते हैं, हो सकता है कोई और ऑप्शन हमारा सही हो जाए। बिना कुछ कहे गुड़िया को हटा देना चाहिए, ऋषभ को खेलने के लिए कार देनी चाहिए। तो ये तो ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जेंडर वाइज हो जाएगा। ऋषभ से बात करनी चाहिए, गुड़िया और लड़कियों के उपयुक्त तो लड़कों की गुड़िया के साथ नहीं खेलना चाहिए, ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ऋषभ को कहना चाहिए कि वह किसी खिलौने के साथ खेलेगा क्योंकि उसके दोस्तों ने कहा, तो ये भी हमारा ऑप्शन नंबर पहला ही इसमें सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है हमारा? प्रभावी शिक्षक खुद को शिक्षार्थियों के दैनिक जीवन और उनकी सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि से परिचित कराते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। सीखना एक सामाजिक संदर्भ में होता है, ये भी बात सही है, यानी कि AR सही है, यानी कि AR की सही व्याख्या करता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ आते हैं। समावेशन को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है, यानी कि समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है? लचीला पाठ्यक्रम, या सहयोगात्मक अधिगम, पृथक्करण और नामीकरण, या गम्य इमारतें। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? लचीला पाठ्यक्रम, यानी कि फ्लेक्सिबल पाठ्यक्रम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट सेक्शन में ये बता कर जाना मैं किस सब्जेक्ट पर टॉप 30 क्वेश्चंस लेकर आऊँ जिससे आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएं। तो क्वेश्चन नंबर 24, जीन पियाजे के अनुसार एक बच्चा जो सरल गणितीय उत्क्रमण जैसे 5 + 4 + 9 और तो 9 - 5 = 4 है को पीछे से तर्क को समझने में असमर्थ है। इसका कारण है वह आत्मकेंद्रिता है, या अवधारणात्मक केंद्रीकरण है, जीववाद की सोच है, अपरिवर्तनीयता की सोच है, यानी कि इरिवर्सिलिटी है। ऑप्शन हो जाएगा अपरिवर्तनीयता। ये हमारा आता है पियाजे की सेकंड स्टेज में। सेकंड स्टेज क्या होती है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? रचनावादी दृष्टिकोण से सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन है। सीखना बस हमारे दिमाग की कोरी स्लेट और संघों का लिखना है। व्यक्ति परिवर्तन घटनाओं से निष्क्रिय रूप से प्रभावित होता है, या व्यक्तियों को नए व्यवहार से सीखने का अनुकूलित किया जाता है। तो सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन है। क्या ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा सही हो जाएगा। आप देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26, अच्छे समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए एक शिक्षक निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए? किस प्रक्रिया पर शिक्षक को बल देना चाहिए? बड़ी और जटिल समस्याओं को छोटी प्रबंधनीय समस्याओं में विभाजित करना चाहिए। ये बात तो सही है कहीं हद तक। समस्या से संबंधित जानकारी केवल एक ही पहलू पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? नहीं, ये गलत हो जाएगा। ऐसी जानकारी पर ध्यान देना चाहिए जो पहले से मौजूद विश्वास हो, पूर्वाग्रह उसकी पुष्टि करता हो? नहीं, ऐसा भी नहीं है। और लास्ट ऑप्शन देखेंगे, समस्याओं को एक विशिष्ट निर्धारित तरीके से हल करना चाहिए? नहीं, तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 27, अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से किसके बारे में नहीं है? अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से किसके बारे में नहीं है? ज्ञान का निर्माण करना, कौशलों का विकास, जानकारी को रटना, या अवधारणाओं की समझ। यानी कि अर्थपूर्ण अधिगम करेगा तो ज्ञान का निर्माण तो करेगा ही, कौशलों का विकास भी करेगा, अवधारणाओं की समझ भी होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 गलत होगा और यही हमारा सही हो जाएगा। यही हमारा सही हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या दे रखा है? सामाजिक संचार में चुनौतियाँ किसमें स्पष्ट होती हैं? सामाजिक संचार में चुनौतियाँ किसमें स्पष्ट होती हैं? स्वालीन क्रम के विकार में, अधिगमता की विकलांगता में, ध्यान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता के विकार में। तो ये स्वालीनता का क्रम जो होता है इसमें ही ये होती है, स्वालीनता के विकार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अलग सेंसरी मोटर स्टेज अवस्था के दो महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास मील के पत्थर हैं, जिसमें वस्तु स्थायित्व और स्थगित अनुसरण, यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस और डिलिमिटेशन, प्रत्यावर्ती चिंतन और परिकल्पनता, या फिर जीववाद और परिवर्तन, या वर्गीकरण की क्रमिकता। तो इसमें ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला क्या है हमारा? सही हो जाएगा, वस्तु स्थायी, ऑब्जेक्ट परमानेंस, और ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या दे रखा है हमारा? हावर्ड गार्डनर के अनुसार एक वैज्ञानिक बुद्धि का उच्च प्रदर्शन करेगा, जबकि एक मूर्तिकार में बुद्धि की बुद्धिमानता होगी। तो वैज्ञानिक होता उसकी कैसी बुद्धि होगी? गणितीय बुद्धि होगी। कैसी बुद्धि होगी? गणितीय बुद्धि होगी। और जब वो हम मूर्तिकार होगा तो उसके पास कैसी बुद्धि होगी? स्थानिक बुद्धि होगी। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा सही हो जाएगा। तो हमने CDP के जो टॉप मोस्ट 30 क्वेश्चन से वो कर लिए हैं। तो दोस्तों अगली क्लास में किस सब्जेक्ट से रिलेटेड 30 टॉप क्वेश्चंस लेकर आऊँ, जिससे आपकी तैयारी एक बेहतर लेवल की और CTET फेब 2026 में एक बेस्ट स्कोर आप खड़ा कर पाएँ। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।